इजराइल ने ईरान पर अटैक कर लिया है। पहले से गाजा पट्टी को मटिया मेट करने में जुटा इजराइल इस बार 2000 किलोमीटर दूर ईरान में ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च कर चुका है। आखिरी बार 25 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था, लेकिन बीती रात जो घातक हमला इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हुआ है, उसमें निशाने पर ईरान के मिलिट्री लीडरशिप, परमाणु ठिकाने थे। इजरायली सेना ने ईरान में एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट पर लिया, जिसमें ईरान के 4 शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल को जो जानते हैं उन्हें पता है कि यह देश जब हमला शुरू करता है या जब हमले शुरू करता है तो दुश्मन की तबाही तक धमाके रुकते नहीं हैं। इजराइल ने पहले ही हमले से साफ कर दिया कि ईरान की लीडरशिप का सफाया ये करने वाला है। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे मट या मेट होंगे। ईरान का कोई भी हथियार सही सलामत नहीं बचेगा। ये ऐसा लग रहा है इजराइल का टारगेट है। नेतन्याहू ने इजराइल को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को लेकर चेतावनी भरा एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर अब भी ईरान ने समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना देश ना विरासत। ईरान पर इजराइल के इस हमले के पीछे लंबी कहानी है, आप इसको समझिए। लेकिन अगर उसको सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो ईरान ही वो देश है जो इजराइल के खिलाफ इस वक्त लड़ रहा है। ये जो हमास लड़ रहा है ना, ये जो हिजबुल्लाह है, हूती है, इन सब को खुले तौर पर लड़ने के लिए अगर कोई प्रोत्साहित कर रहा है, कोई राशन पानी दे रहा है, तो वो ईरान है। और हमले की दूसरी वजह ईरान का परमाणु संपन्न बनने का प्रयत्न, जो ना तो अमेरिका को पसंद आएगा और ना ही अरब वर्ल्ड में ताकतवर स्थिति बनाए रखने की कोशिश में जुटे इजराइल को। ईरान पर यह आरोप है कि उसने 2015 में की गई JCPOA डील का उल्लंघन कर दिया है, जिसके मुताबिक ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी थी। दैट वाज द डील। इसी वजह से ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध भी हटा दिए गए थे। ईरान पर परमाणु संवर्धन तेज करने का उसके बाद आरोप लगा और इसीलिए इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक भी। इजराइल के भयंकर हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनेई ने इजराइल को धमकी दी है खुले तौर पर। इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर घिनौना अपराध किया है। उन्होंने कहा, इजराइल के हमले में हमारे कई कमांडर्स, कई वैज्ञानिक शहीद हुए हैं। ईरान की तरफ से इजराइल को इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, खामनेई ने यह कह दिया है। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग पूरे विश्व के लिए इस वक्त महंगाई बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पूरे विश्व के लिए, उसमें हम भी आ गए, क्योंकि हमले की खबर सामने आते ही कच्चे तेल के दाम, आप यकीन करेंगे, 10% बढ़ गए। 10%। भारत 80% कच्चा तेल दूसरे मुल्क से खरीदता है और यही कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल बनाने के काम आता है। यानी रूस यूक्रेन के बाद ईरान इजराइल युद्ध पूरी दुनिया के लिए महंगा सौदा साबित हो जाने वाला है। इसीलिए आप इस वॉर को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए सवाल है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जरिए इजराइल क्या ईरान को 2002 का इराक बनाने पर आमदा है? शुरू करते हैं कूच। जनरल A.K. सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, और बहुत बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका मैं तारुफ करवाने वाली हूं। लेकिन इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर है और इसीलिए इस खबर को समझने के लिए भी विशेषज्ञों की जरूरत है। जनरल K.K. सिन्हा आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। कुछ ही देर में ईरान के राष्ट्रपति
पूरे देश को संबोधन देंगे। इजरायली हमलों के बाद ईरान में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रपति ईरान के कुछ ही देर में ईरान के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। सारे खास मेहमान भी हमारे साथ इस मसले पर जुड़े हुए हैं। सिवाद साहब, आज की ये सबसे बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं सर? आज सुबह जब आंख खुली तो नजर ये आया कि तेल के दाम 10%, 11% बढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखो रूबिका, सच्चाई यह है अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा मिडिल ईस्ट में। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के 100 से ज़्यादा टारगेट किए हैं, स्पेशली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, और 4 उसके जो मिलिट्री कमांडर टॉप के हैं, चाहे वो आप ये कहें कि जो कमांडर इन चीफ थे IRGC के मेजर जनरल बेसिकली हुसैन सलामी, उसको मार दिया है। उसके बाद जो उनके एक प्रकार से IDF के जो ईरान डिफेंस फोर्सेस के जो ओवरऑल चीफ ऑफ स्टाफ थे, उसको भी ख़त्म कर दिया है। इसी प्रकार 6 टॉप साइंटिस्ट को बर्बाद मार दिया है। और इन्होंने जो एक प्रकार इनकी 4 न्यूक्लियर साइट, सबसे इम्पोर्टेंट नाटांज न्यूक्लियर साइट है जो कि आपके 200 किलोमीटर है तेहरान के साउथ में, उसको भी कंप्लीटली नष्ट कर दिया। तो सच्चाई यह है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके अंदर इन्होंने 200 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। ड्रोन जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ईरान के अंदर से ही। इसका मतलब मोसाद जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व था इस ऑपरेशन में। और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका को इसके बारे में मालूम था, मगर अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब होगा क्या, पलटवार करेगा ईरान, इसमें तो कोई शक नहीं। ईरान ने 100 ड्रोन का हमला किया है, मगर अभी तक उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो आयरन डोम सिस्टम है, जो कि मल्टी लेयर एक एरियल डिफेंस सिस्टम है, उससे काफ़ी ड्रोन्स जो हैं उनको नष्ट कर दिया गया। और दूसरा, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए कि स्पेशली जो ईरान से हमला होगा तो वो जाएगा इराक से और फिर जॉर्डन से। इजराइल जब भी इस तरीके के अटैक्स करता है, मतलब उसका प्रिसिशन तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता है, ठीक है, जिस प्रिसाइज तरीके से वो करता है। अब वो जो मारे जाने की खबर आ रही है सर, उसके आर्मी के एक बड़े अधिकारी की, आप देखिए ना, एक बिल्डिंग है, पूरी की पूरी बिल्डिंग है, वो दीवार में एक छेद होता है, उस छेद के अंदर से ड्रोन जाता है और वो अपना काम करे। इतना हाईली प्रिसाइज, इस तरीके से तो सर हमले हो रहे हैं। जनरल सिन्हा, देखिए रूबिका, जो सबसे बड़ी हमारे लिए क्या सीख है, आप उनके टॉप IRGC के कमांडर्स, आप टॉप आर्मी के कमांडर्स, एयर के कमांडर्स, उनके साइंटिस्ट एक बार में हमले में, देखिए मोहम्मद अली बगेरी कल ही बात कर रहे थे कि वो तहस नहस कर देंगे इसराइल को। आपने हुसैन सलामी को सुना हुआ, IRGC के कमांडर है, वो बोल रहे थे कि हम खत्म, और आप उस समय हमला करते हैं। इसमें मोसाद और जो उनके डिफेंस फोर्सेस का टोटल एक कोऑर्डिनेशन है। ये दुनिया को बहुत, हम मिलिट्री लोग जब इसकी आकलन करते हैं, ये इम्पॉसिबल है। इसको हम तो ये कहते हैं कि कर ही नहीं सकते ऐसा। आप सोच सकती हैं 6 साइंटिस्ट, जो कि टॉप साइंटिस्ट को एक साथ मार देना पूरे, और उनके जो एडवाइज़र हैं आयतुल्ला खुमानी को, वो घायल थे, वो शायद वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया है। और आप उसके साथ साथ नहीं सर, पर ये इजराइल 2 फ्रंट क्यों खोल रहा है? हमास के साथ तो वो डील कर ही रहा है ना, हमास और गाजा पट्टी पर तो वो काबू करने की कोशिश कर रहा है, अब तक तो वो काबू कर नहीं पाया है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर कि आप 2 फ्रंट क्यों खोलेंगे? देखिए, 2 फ्रंट नहीं, 6 फ्रंट खोला हुआ है उसने, एंड ही इज़ एबल टू अचीव इट। जो पूरी की पूरी 7 अक्टूबर 2023 से जो चली है जद्दोजहद, उसके बाद जो खास करके 24 के 1 अप्रैल को दमास्कस में इसने एक मेजर ऑपरेशन IRGC के ऊपर किया था सीरिया में। उसके बाद देखिए, इन्होंने मोरल लेस हमास को, यदि हम लोग कहें, क्योंकि एक नैरेटिव है, हमास इज कुछ नहीं है, हाँ बंधकों को नहीं छोड़ता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर, एक और बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने ईरान को झटका दिया है। इस वक्त ईरान और इजराइल को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान आया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर हमलों का जवाब हम नहीं देने वाले हैं, हम जवाब नहीं देंगे। और उधर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग फ्रंट यहां पर खुल रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा हम इस पर नहीं पड़ने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान भी हमले के बाद आ गया। ट्रंप ने ईरान पर इजरायली हमले को शानदार बता दिया है। हिजबुल्लाह ने किनारा कर दिया है।
और इसीलिए अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे होने क्या वाला है। हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक है। अनिल जी, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? दूर से देखने में भले ही हमें लगे हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ईरान लड़े जिससे लड़ना है, लेकिन सर इसका पूरा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा ये जो रीजन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है भारत के लिए नहीं दुनिया भर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए पिछले अक्टूबर 7 से जब से सारी बातें हो रही हैं, या ईरान और इजराइल का जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम वाली रिश्ता है, वो आप ये समझ लीजिए कि ये अगर होता है, जैसे ऑलरेडी आपने बताया ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, अब इस सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशंस को भी बंद कर सकता है ईरान अपनी तरफ से चाहे तो वो काफ़ी कुछ होना है इसमें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें अमेरिका, जो भले ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने डायरेक्टली उसको सपोर्ट नहीं किया है या यूनिलैटरल डिसीजन है, लेकिन इजराइल जो भी कुछ कर पा रहा है आज की डेट में, वो ये जानता है कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन उनकी सपोर्ट में आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि अब ईरान हैज इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। मुझे यहाँ पर एक चीज समझनी है, ये अमेरिका और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले पर बयान देते हैं तो कहते हैं हाइफनेट करके, और हमने वॉर रुकवा दी और हमने ये जो सीज फायर है वो करवा दिया, और यहाँ पर ट्रम्प आके कहते हैं वाह भाई शानदार, क्या काम किया है, क्या शानदार जो है, क्यों यहाँ आपको पीस चाहिए और वहाँ पर पीस चाहिए। ये दो अलहदा तरीके क्यों सर? क्या बताता है ये इस क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में अनिल जी, क्योंकि आई जस्ट फिनिश, क्योंकि हिंदुस्तान जो स्ट्रैटेजी अपनाता है सर वो सबके साथ वही है कि भाई हम युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन उसको थोड़ा सा युद्ध पर काबू कर लेना चाहिए। इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है लेकिन हम फिलिस्तीन की मदद भी करते हैं। ये हम सब जगह करते हैं, पर ये दो अलग अलग रंग अमेरिका के क्यों सर? देखिए, अमेरिका जो है कोई भी हाइपर पावर या सुपर पावर वो चेस गेम खेलती है। एक पावर के अगेंस्ट दूसरे पावर को लगाती है, उसका फायदा उठाती है अपने लिए। उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपसे क्या दोस्ती है, कि पाकिस्तान से क्या दोस्ती है। वो एक को दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं। भारत के साथ में उनको थोड़ा इसलिए खुंदक आ गया है बेसिकली क्योंकि हमने कहा कि नहीं, हमारा ये बायलैटरली ये सीज फायर हुई बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, और वो पूरा क्रेडिट उसका लेना चाहते थे। तो ये अलग बात है। दूसरी चीज, जहाँ तक इजराइल की बात है, आप ये देख लिए यूएस की जो पॉलिसी है वेस्ट एशिया के अंदर में, वो पूरी तरह से इजराइल सेंट्रिक है। इजराइल की सिक्योरिटी यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूएस इजराइल के लिए है। कभी कभी ये लगता है कि क्या इजराइल जो है यूएस की फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, क्योंकि वहाँ की ज्यूइश लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उस मुल्क के अंदर में। तो इसीलिए नेतन्याहू जो है उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि अमेरिकन के ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे, और वो कर दिया उसने। ये आप सोचिए। अच्छा, और ये जनरल सिवाज, इजराइल, आप उस मुल्क को देखिए, हाँ, और उसने अभी जनरल सिन्हा बता रहे हैं कि रूबिका 2 फ्रंट नहीं, 8 फ्रंट खोल के बैठा हुआ है ये मुल्क, और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने 4 दिन के अंदर सर, 4 दिन में हमने भी प्रिसिशन के साथ अटैक किया, लेकिन 4 दिन के बाद बोला भैया बस देखिए, हमको आपको औकात दिखानी थी, हमने दिखा दी, नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक ऑन आवर नॉर्मल ट्रैक। लेकिन इजराइल को देखिए सर, डू वी नीड टू लर्न समथिंग या डू दे नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम अस? नो, वी नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। देखो, ऐसा है कि जो अब हो रहा है वो तो होना ही था। देखो, पहले भी ईरान ने ये कहा था कि ये जो हमास है, होतीज हैं और हिजबुल्ला हैं, ये एक प्रकार प्रॉक्सी हैं ईरान की। सांप का हुड जो है वो ईरान है। जब तक से सांप के हुड को कुचला नहीं जाएगा तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। और मुझे लगता है बताइए, ये प्रैक्टिकल है, किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि इजराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो उसके एग्जिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा बड़ी थ्रेट है। वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है, ये पता है अमेरिका को भी, ये पता है मिडिल ईस्ट में दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, वो भी नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बनाए। तो और ईरान आज कुव्वत है सर आज की तारीख में कि ये ईरान को 2000 वाला इराक बना दे?
हाँ बिला देंगे, क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना देगा इजराइल और अमेरिका। ये मान के चलो, जिस प्रकार से उन्होंने सटीक हमला किया है और मोसाद ने बहुत जोरों से काम किया है। ये ड्रोन ईरान से ही उड़े हैं और वहीं से उड़ के उन्होंने 6 साइंटिस्ट को मारा, 4 टॉप कमांडर एक और बड़ी खबर इजराइल को लेकर आ रही है। उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने एक बड़ा दावा किया है। ईरान में मोसाद के 1000 एजेंट्स इस वक्त एक्टिव है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान में परमाणु ठिकानों के पास हमले किए गए हैं। ईरान में ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी है और जिस वक्त ये जारी है उस वक्त वहां पर 1000 मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हैं। आप मत भूलिएगा सर, वो ये फोन वाला जो वो हुआ था, वो कांड यही तो हुआ था ना सर? एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली देखिए, फोन वाला कांड तो खैर लेबनान में हुआ था। लेबनान में? जी हाँ, लेबनान में हुआ था। जो यहाँ पर जो कांड है, जो इस्माइल हानिया को मारा गया था। इस्माइल हानिया देखो हमास के सबसे बड़े लीडर है और उन्होंने ईरान के अंदर मारा था और मोसाद ने ही किया था। मेरा ये मानना है कि देखिए, ईरान के अंदर में बहुत लोग एब्सोल्युटली त्रस्त हैं। अयतुल्ला खिमानी लास्ट सांस गिरने 86 ईयर्स के हो गए। पूरा IRGC ख़त्म हो गया, पूरी मिलिट्री इसकी जो कुर्द फोर्सेस है उनको, साइंटिस्ट को मारे जा रहे हैं। तो ईरान के एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि ईरान इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव नेशन। आप 75 के पुराने इतिहास को उठा के देखिए, दे वर द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इजराइल, बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका। क्या हो गया कि आपने ऐसे इसको रेडिकलाइज किया, और ख़ास करके डिवाइड अरब और पर्शियन वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी डिवाइड जो ईरान ने की। तो अयतुल्ला खुमैनी साहब यदि बचे हुए हैं तो कोई कारण से उसको बचाया, नहीं तो वहाँ मोसाद उसको भी एलिमिनेट कर। यदि आप नहीं सर, लेकिन ये क्या है, ये चीज़ ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? भारत ने तो एकदम तय मौके पर आकर और एक फैसला ले लिया कि देखिए, हम युद्ध में अभी नहीं पड़ने वाले हैं। आने वाला टाइम जो है वो आपकी GDP से डिसाइड होगा कौन कितना ताकतवर है, और इसीलिए ये एक फैसला लिया। इजराइल जो कर रहा है सर, वो कि इजराइल के पूरे उसके अस्तित्व का सवाल है। भारत के अस्तित्व का कोई सवाल नहीं है। आप ये कहेंगे पाकिस्तान हमारे अस्तित्व के पर आंख भी दिखाएगा तो आंख नोच लिया जाएगा। मगर इजराइल को आप समझिए, केवल 420 किलोमीटर लंबा देश, 250 किलोमीटर चौड़ा देश और 1 करोड़ से भी कम की आबादी, और इतनी कम छोटी फौज जो कि पूरी दुनिया के अंदर में मोस्ट प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। और उसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों मिटाना चाहते हैं? 2 नेशन थ्योरी के ऊपर में क्यों लाना चाहते हैं? क्यों आपको हमास भी चाहिए, हुती भी चाहिए, हिजबुल्लाह भी चाहिए? अब हिजबुल्लाह बोल रहा है ना, लेबनान हैज़ रियलाइज्ड। एंड व्हाई ऐसा क्यों किया उन्होंने? ईरान से दूरी कैसे बना दी हिजबुल्लाह ने? ईरान ने इसलिए बनाई है कि देखिए, लेबनान के अंदर में अभी सबसे बड़ा अमेरिका का बेस बन चुका है। ये नहीं आता है जो बेस बना है, और वो सेम चीज़ आप देखिएगा गाजा स्ट्रिप में भी बनेगा। और सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद इजराइल ने बड़ा कदम लिया है। इजराइल की सेना ने अल अक्सा मस्जिद को सील कर दिया है। जो आम लोग वहां अल अक्सा मस्जिद में जाया करते थे नमाज और इबादत के लिए, उसे बंद कर दिया गया है। सभी नमाजियों को मस्जिद से बाहर कर दिया गया है। ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अल अक्सा मस्जिद में अभी किसी के भी जाने पर पाबंदी है, कोई नहीं जा सकता है। अनिल जी, आप खुद जानते हैं कि ये वो इलाका है जहां पर 3 मुख्य जो है धर्म है। एक तो आ गया यहूदी, दूसरे आ गए ईसाई, और तीसरा जो है इस्लाम आ गया। अब अल अक्सा जो है वहां पर सारे मुसलमानों के आना जाना, और जॉर्डन का किंग जो है मेरे ख्याल से रखवाला है उस, और ऐसे में इसे सील कर देना, ये क्या मैसेज है सर? देखिए, बेसिकली वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद है कि इंटरनली, जैसे अब उन्होंने खुद बताया कि उनके 1000 एजेंट हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ईरान के भी बहुत सारे एजेंट हैं। हाँ। रिसेंटली ईरान ने क्लेम किया है कि वहाँ की जो इजराइल की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उस सब का ब्लूप्रिंट उनको मिल गया है, वो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया उसके बारे में। तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर किया है, लेकिन ये गलत है। इसका जो अंजाम होगा वो ठीक नहीं होगा। और हर बार जब जब लड़ाई हुई है इजराइल और हमास, इजराइल गाजा के बीच में, उसके पीछे अलग सा मॉस्क का वायलेशन जो उसकी सैंक्टिटी का है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। लेकिन चूंकि इजराइल के अंदर इस वक्त अल्ट्रा राइटिस्ट गवर्नमेंट है बेसिकली, जो स्मोत्रिच और वो लोग हैं,
तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो तो चाहते हैं कि सब चीज़ वहाँ खत्म कर दी जाए। तो इसका मैं समझता हूँ कि इजराइल अभी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कल आपने देखा होगा, पता नहीं, एक सीट से बड़ी मुश्किल से नेतन्याहू जो है पार्लियामेंट के थ्रू पास कर पाए। तो उनको डोमेस्टिक ट्रबल्स भी बहुत ज्यादा हैं सर लोगों को। तो वो सारी चीजें उससे लड़ाई के बाद में वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो भी कर सकते हैं। उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने किया होगा ये, लेकिन इसका उल्टा असर हमेशा होता रहा है, ये हमने देखा है। जब जब गैलेक्सा मॉस्क थर्ड होलीस्ट मॉस्क है मुस्लिम्स की, और जब जब उसके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, वायलेशन, डिफाइलेशन होता है तो उसका जरूर असर होता है। तो आपको फिर टेररिज्म दोबारा और बढ़ गया। क्योंकि वहां पर वो जो आप कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी भी है कि वहां पर जो है लोग पहुंचकर और किसी तरीके से हंगामा किया जा सकता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ गई है। इजरायली वायुसेना ने अपने हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजी जाहिद को मार गिराया है। हाजी जाहिद के साथ यूएवी कमांडर ताहिर पोर और एयर डिफेंस चीफ दाऊद शहयान को मार गिराया गया है। यानी एक एक करके चुनकर इन सब पर हमला किया जा रहा है। जनरल सिन्हा, ये जब खबरें आ रही है कि जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और सबके बारे में थरो स्टडी है सर, तभी तो जाकर उनको एक एक करके मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी हमले में मार गिराया गया, वहां पर उनको मतलब चेस करके मारा जा रहा है। देखिए, एब्सोल्युटली यही पूरी दुनिया, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि हम लोग जब इसको काफ़ी लंबे समय से इनको पढ़ना का चेष्टा करते हैं कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर में, पर आप ऐसे कैपेसिटी को डेवलप करते हैं एक इतना छोटा देश, एक, और उसके देखिए दोनों का फिजिकल डिस्टेंस जो है 1250 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हाँ, उसके अंदर आप जा कर के ये चीज़ें करते हैं। ये कहना कि हमारे पास उनके दो, देखिए इजराइल के अंदर में दो पकड़े गए हैं, कोई इजरायली आईडीएफ के लोग थे जिन्होंने कहते हैं कि हमारे पास ब्लूप्रिंट आया, हम दे देंगे। ब्लूप्रिंट से क्या 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 कर लीजिएगा? इंडिया के ब्लूप्रिंट और न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट मिल जाए तो बात उसकी नहीं है। बात अच्छा सर, अब मैं आप तीनों से एक बात पूछती हूँ। ये जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक हैं, हाँ, कई बार वो चाहते हैं कि ये हम लोग जो कई बार कहते हैं कि नहीं, स्टैंड नहीं लेना है, हमें देखना है। पर अगर मैं, आप तीनों अनुभवी लोग हैं, अगर मैं आपसे कहूं इस वक्त कौन सही कौन गलत है, तो क्या आप बता पाएंगे? मतलब ईरान सही है कि इजराइल सही है, या दोनों अपनी अपनी जगह सही, दोनों अपनी अपनी जगह गलत? मैं समझना चाह रही हूँ एकदम लेमैन की भाषा में। शुरू आपसे कर रही हूँ जनरल सिन्हा, 30 सेकंड में, फिर मेरे पास एक और बड़ी खबर। दोनों गलत इसलिए हैं, दोनों गलत दोनों गलत हैं। देखिए, ईरान को कभी भी इन चीज़ों से प्रॉक्सी से नहीं करना। आप इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं भाई प्रॉक्सी, आप देख रहे हैं 2023 से शुरू हुआ है। हाउती 7 अक्टूबर का कौन उसको आप ये कह सकते हैं कि वो करेक्ट था। मगर उसके बाद यदि आपको ये था हिजबुल्लाह हाउती है, इसको ख़त्म करने के बाद वो चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा ईरान को ख़त्म कर दें। ईरान को ख़त्म करना ज़रूरी है कि वो न्यूक्लियर वे में आ जाएगा, हाँ, तो इजराइल को ख़त्म कर देगा। ये तो आप लेके चलिए, कौन किसको ख़त्म करेगा? बात यह है कि ईरान में चांसेस हैं, क्योंकि ईरान की जनता नहीं चाहती। ईरान, आप छोड़ दीजिए एक रेडिकलाइज फोर्स को, इंक्लूडिंग द जो फुजकिस्तान है उनके, जो प्रेसिडेंट डजंट वांट दिस थिंग टू कैरी ऑन। ऑलराइट, जनरल सिवाच, कौन सही है? इजराइल सही है कि ईरान सही है? देखो, मुझे लगता है कि किसी हद तक दोनों ठीक हैं, किसी हद तक दोनों गलत है। सबसे पहले ईरान का देखा जाए कि किस प्रकार से वो गलत है। देखो, ईरान ने जिस प्रकार से एक पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप को खलीफा बनने की कोशिश की है, क्योंकि वो शिया हैं, और जिस प्रकार से उसने आतंकवादियों को साथ दिया, ये जितने प्रॉक्सीज हैं मिडिल ईस्ट में, उसमें ईरान का हाथ है, चाहे हिजबुल्लाह होती और या आपके हमास हो। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ईरान एक बहुत दुश्मन बन गया इजराइल का, उसके सर्वाइवल के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी आ जाती है तो कल के लिए इजराइल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और किसी हद तक इजराइल भी गलत है। वो कहाँ पर गलत है? हाँ ठीक है, इजराइल का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, मगर उसको भी समझना चाहिए, पैलेस्टाइन को भी तो है। आप 2 नेशन थ्योरी को माने, क्योंकि ये सच्चाई है कि आपके लिए आपका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। मगर ये भी तो ठीक है कि पैलेस्टाइनी कहाँ जाएंगे? वो भी तो पहले यहाँ के निवासी थे। तो इजराइल को लार्जर इंटरेस्ट के लिए, शांति के लिए आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में
टू नेशन मानना ही पड़ेगा, नहीं तो शांति, मुझको नहीं लगता परमानेंट शांति यहाँ पर आएगी। तो मुझे लगता है कि दोनों को कस्टेड करने पड़ेंगे। मगर जो दूसरे एक्टर्स एंड कैरेक्टर जैसे अमेरिका है, वो उसका अपना इंटरेस्ट बहुत आ जाता है। उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट है ऑयल, उसका इंटरेस्ट है इकोनॉमी, उसका इंटरेस्ट है कि अपना दबदबा रखे। और उसको लगता है कहीं ना कहीं जब ये डिवाइड एंड की रूल की पॉलिसी है वो उसको सूट करती है। तो यह भी सच्चाई है। इजराइल और अमेरिका बहुत कट्टे हैं। अमेरिका के अंदर इजराइल की जो जूज लॉबी बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो यह सच्चाई है कि अगर तभी तो ये तारीफें आ रही है कि क्या गजब का हमला किया है, मतलब व्हाट अ वंडरफुल अटैक। मैंने इस तरीके के, अनिल जी, ऐसे बयान तो मैंने कभी नहीं सुने। क्या व्हाट अ वंडरफुल अटैक। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के वोकेबलरी में कुछ शब्द हैं, वो उसको बड़ी अच्छी तरह यूज करते हैं हर देश के खिलाफ और हर देश के सामने, और हर अच्छी बात को वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल फॉर हिम। और जबरदस्ती सर कहीं भी घुसे चले आते हैं। यहाँ हमारे ऑपरेशन सिंदूर में आ गए। तो ठीक है, वो सुपर पावर, हाइपर पावर है, कोई उसको रोक नहीं सकता, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं दोनों जनरल साहब से सहमत हूँ पूरी तरह से जिन्होंने बोला है। असली बात यह है कि 1989 से पहले ये सारे देश, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, एक ही खेमे में थे, अमेरिकन खेमे में। ये जब वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से ये अब सफ़र करते हैं दोनों एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम से। इजराइल जो है न्यूक्लियर पावर है और ईरान उसके बराबर पैरिटी चाहता है, और उनका जो है जब तक ये इस तरह से रहेगा, रीजन के अंदर हमेशा इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, और वो दोनों में से ये करते रहेंगे एक दूसरे का कुछ ना कुछ नुकसान। और आज से नहीं कर रहा, कई किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर, किस तरह मोसाद ने कितने साइंटिस्ट को, ईरानियन साइंटिस्ट को ख़त्म किया है, और किस तरह से उनका वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है। जैसा अभी खुद भी कह रहे हैं कि 1000 हमारे लोग हैं, जिस तरह इस्माइल हानियों को मारा गया, दैट वाज आल्सो इंटरनल थिंग। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन का या 4-5 दिन का मसला है कि अब ये भी हमास पर जिस तरीके से हमास अटैक कर रहा है, फिर उसके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा है, ये भी लंबा चलेगा। देखिए, इजराइल और हमास का ये है कि उनका साथ साथ बॉर्डर लगा हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो लैंड बॉर्डर है, वहाँ तो लड़ाई लड़ती रहेगी। और हमने खुद हमारा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ जीतना बड़ा मुश्किल है किसी भी फोर्स के लिए। इसीलिए इजराइल को आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं, वो क्या अभी तक नहीं पूरी तरह कह सकते हैं कि विक्ट्री हुई है। इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ये दोनों जो है प्रॉपर कंट्रीज के बीच की लड़ाई है, और ये एरियल वॉरफेयर होगा, नेवल वॉरफेयर, ब्लॉकेट, तो उसी तरह की बातें होंगी इवेंचुअली। सब तो हर एक लड़ाई किसी ना किसी तरह के एंड पे आती है, लेकिन कौन कितना है। लेकिन इस वक्त ईरान की पोजीशन काफ़ी वीक है। रीज़न ये है कि उसके जो मेन एसिमेट्रिक उसको एडवांटेज मिलता था हुती से, हिजबुल्लाह से और हमास के साथ में, वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन मैं आज भी इस बात को डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ कि आप देखिएगा जब ईरान अटैक करेगा तो साइमल्टेनियस अटैक्स आप देखिएगा इन तीनों की तरफ से भी बढ़ेंगे, और तभी वो इजराइल को पनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब चौतरफा ये लोग अच्छा, अब सर इसको मैं थोड़ा और इजीली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं या डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूं। आप हमास चले जाइए तो एक्सट्रीम इस्लामिस्ट जो फोर्सेस हैं वो काम पर हैं, फिर आप यहाँ ईरान में आ जाइए तो फिर हो सकता है वहाँ भी हाउती की तरफ आप चले जाइए, हिजबुल्ला। ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रैडिकल इस्लाम वर्सेस इजराइल प्लस अमेरिका, क्या ऐसा भी होगा या नहीं? अब ये ईरान और इजराइल के बीच का मसला है। देखिए, ईरान इजराइल का मसला जो है वो रेडिकल इस्लाम का मसला नहीं है। ये मसला है कि दोनों देशों में कौन सुपीरियरिटी रखता है रीजनल सुपीरियरिटी के लिए, रीजनल पावर बैलेंस के लिए। ये मेन चीज़ वो है। और इसीलिए उन्होंने, देखिए जूस तो अभी भी काफ़ी जूस भी रहते हैं ईरान में, आज भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये खाली रिलीजियस वो है। असली मुद्दा जो पूरे रीजन का है वो है पैलेस्टीनियन इशू, और पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के ईरान जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गया, और इसीलिए उन्होंने ये नई नई ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करी जो नॉन स्टेट एक्टर्स बन गए उनको पूरी तरह से, ताकि इजराइल वहाँ फंसा रहे उसके अंदर में, और वो उसको इनडायरेक्टली डायरेक्ट अटैक ना हो, डायरेक्ट लड़ाई ना हो। तो लड़ाई डायरेक्ट वो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि जब भी लड़ाई होगी तो आप देखिएगा कि दोनों तरफ से नुकसान होता है। हमने पीछे भी देखा है, 2 बार हो चुका है इन दोनों के बीच में। तो ये मेरा मानना नहीं है कि ये इसलिए मार रहे हैं वहां पर उनको, क्योंकि अब ईरान तो एक स्टेट तो है ही है, चाहे भले ही सर एक अपने व्यूअर है शब्बीर कागली,
वो ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप के शो में फौजी जो बाकी साथी हैं उनसे सवाल पूछ लीजिए, क्या ये जो जंग इस वक्त हम दो मुल्कों के बीच देख रहे हैं ये एटॉमिक जंग में तब्दील होगी कि नहीं होगी? मैं आप तीनों से ये सवाल, विल इट टर्न इनटू इट? इट विल नेवर, बिकॉज देखिए उसके पास, ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है, एंड इजराइल विल नेवर यूज इट। ये कभी नहीं होगा। देखिए बात यही है कि ईरान को वो मानता है, इजराइल मतलब आप कह रहे हैं परमाणु जंग नहीं होगी। मैं आती हूँ आपके पास, जनरल सिवाज। देखो सच्चाई ये बात है रूबी का, यही तो लड़ाई है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो फिर वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार थ्रेट है, तो वो ही तो नहीं होने देंगे। और इजराइल कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा देश इस्तेमाल करता है? जो कमजोर हो, जिसकी एग्जिस्टेंस की थ्रेट हो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ईरान के पास अगर खुदा न खास्ता कल को न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल के लिए भी। Okay. तो आज की तारीख में वो इस कतार पे नहीं पहुंचा था, इससे पहले ही उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं वो इजराइल ने बर्बाद की हैं। अब मुझे जेंटलमैन एक बात बताइए, क्या इजराइल ईरान को परमाणु पावर होने से या बनने से रोक सकता है? अनिल जी, छोटे से में, संक्षेप में। देख, कोशिश तो कर रहा है, रोक नहीं पाएगा। नहीं रोक पाएगा? जनरल सिन्हा, नहीं रोक पाएगा? देखिए रोकने 100% रोकेगा, ट्राई तो करेगा। देखिए ईरान, लेकिन क्या ईरान रुकेगा सर? नहीं, ईरान तो नहीं रुकेगा, मगर ये अयतुल्ला खुमैनी रह जाए, ये कट्टरता रह जाए, तब तो वो कर लेगा, मगर अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो देखिए वो क्यों कर रहा है, वो डील क्यों कर रहा है? न्यूक्लियर डील भी तो करना चाहता है। न्यूक्लियर डील अमेरिका से, और ईरान ये कह रहा है इजराइल कि आप न्यूक्लियर डील कर लीजिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस में, आप पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर यूज़ करें। देखिए ईरान, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के पूरी मैग्मा वहाँ पहुँची हुई थी। जब वो गए टर्की के बाद, पहले उन्होंने ईरान आए, तो वहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि उसको पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम आपको AQ खान की तरह आपको एक शक्ति बना देंगे। चाइना भी यही कहता है कि शक्ति बना देंगे। रशिया इसमें नहीं है, जबकि उसके पास भी परमाणु है, वो नहीं बनाना चाहता है। यदि बैकडोर से यदि बना, और यही इसी को तो रोका जा रहा है, और ये 100% है, ये रुकेगा। देखिए भाई, प्रॉक्सी बन जाए तो आपका नॉर्थ कोरिया भी बन चुका है। नहीं सर, लेकिन ये जो खबरें आ रही है कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट नातान्ज बुरी तरह से तबाह हो गई है। इजरायली हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें कुछ सामने आई है जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नातान्ज में ईरान के परमाणु अड्डे पर बुरी तरह से अटैक किया गया है और भारी तबाही वहां पर दिख रही है। ये देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान के एयरफोर्स कमांडर की मौत का दावा भी इस बीच हुआ है और ये तस्वीरें अब सामने आई है। ये है नातान्ज, जहां पर भारी तबाही हुई है, और ये वो इलाका है जो परमाणु अड्डा ईरान का कहा जाता है, और यहीं पर प्रिसाइज अटैक इजराइल की तरफ से हुए हैं। तो सर ये तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये तो 100% सही। तो फिर कहाँ वो बनाता रहेगा भाई? साइंटिस्ट भी मार रहा है, परमाणु जो अड्डे हैं उनको भी अटैक कर रहा है, तो ये तो कंप्लीटली रोकने वाला ही है। वो तो रुका ही नहीं है, उसका तो फर्स्ट वेव गया है, जिसके अंदर में 300 अटैक्स हैं मिसाइल एंड एयरफोर्स का। देखिए फरदो एक ऊपर में है, यदि आप तेहरान से नीचे लें, नटाज उसके नीचे है, एक जगह और अभी अटैक हुआ है सहराज में और तबरीब। तो इसके जो भी इनरिचमेंट एरियाज हैं वो उसके ऊपर में तो वो आपको 60% तो पहुंच चुका है, और उसके पास एनफ इनरिच मटेरियल 60%, नॉट 9 वेपन ग्रेड आने के लिए 90% चाहिए, जो कि वो पाकिस्तान से लेना चाहता है। पाकिस्तान में क्यों पहुंचे थे ये लोग पूरे के पूरे गैंग? वो चाहते हैं कि ये आ जाए, चाइना नहीं चाहता है कि हम डायरेक्टली आ जाएं। अच्छा मुझे सर ये बताइए, ईरान के साथ इस वक्त कौन कौन खड़ा है? चाइना खड़ा है, पूरी तरह से खड़ा हुआ है। चाइना खड़ा, हाँ, और रशिया का थोड़ा, बिकॉज साइड ड्रोन देता है वो, तो मगर उसने कह दिया है कि यू हैव टू फाइट एट योर ओन। S-400 ही दे रहा वो, ठीक है। और इजराइल की तरफ? इजराइल की तरफ तो आप देखिएगा पूरा वेस्ट पूरा खड़ा है उसकी तरफ, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, पूरे नॉट ओनली सऊदी अरेबिया। अब जॉर्डन ने आज अपना एयर स्पेस खोल दिया, वो जितने भी उसके आ रहे हैं उसको मारा। सऊदी अरेबिया खोल दिया, इंक्लूडिंग सीरिया। इस वक्त ईरान के साथ कोई खड़ा हुआ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। आपका लेबनान को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, सीरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया। हिजबुल्लाह भी पीछे हट गया है सर। हाँ, उसके साथ एक है यमन,
जो ईरान के साथ सबसे बड़ा देश है, जो हमन जिसको आप हूती कहते हैं, वो तो एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं इराक है, सीरिया है। जनरल सिवाज बताइए। हाँ देखो रूबिका, ऐसे देखना पड़ेगा कि सच्चाई है कि इजराइल के साथ अमेरिका है, मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ हैं। कोई भी देश नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बनाए, क्योंकि इंस्टेबिलिटी सबके लिए होगी। इसके पास इक्का दुक्का, मैं कहूँ पहले सीरिया था, वो भी अब इनसे निकल गया। इराक है, किसी हद तक लेबनान है, इसके अलावा नहीं, इसके साथ चीन है और रूस है। मगर ये जो है कोई ऐसे नहीं है दोस्त कि उसको न्यूक्लियर हथियार बनाने को ले देंगे, क्योंकि रूस का जो है इन शाही ड्रोन ले रहा था, इसलिए नज़दीक था। मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, आप ये लिखा लें कि कुछ भी हो, ईरान को न्यूक्लियर हथियार इजराइल और अमेरिका नहीं बनाने देंगे। वो उस स्टेज पे आने से पहले ही इसको बर्बाद कर देंगे। अभी आप देखें, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये न्यूक्लियर हथियार बनाने के काबिल था। 60% इन्वेस्टमेंट करके ये 90% जा रहा, मगर उससे पहले ही आज जो इजराइल ने इसके नातांज, जो कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है सेंट्रल ईरान के अंदर, तेहरान से 200 किलोमीटर, उसको बर्बाद कर दिया। हाँ तो सच्चाई यह है, ये नौबत नहीं आने देगा इजराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार। अब मुझे नहीं लगता आने वाले समय में बना पाएगा। इस बात को समझाइए कि इन दोनों मुल्कों की लड़ाई के बीच में इंडिया कहां खड़ा है और इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया में 3 असर पड़ेंगे। इंडिया के अंदर भी सर दोस्त है अपना, और इजराइल भी अपना दोस्त है। 3 होंगे। एक तो ऑयल का कीमत बढ़ेगी, हमारे को नुकसान होगा। दूसरा एयर फेयर बढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप में जाने के लिए ये सारा इलाका इनसे। तीसरा, वहां पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो वो सारे वापस आएंगे। हमारे को 10 से 12 बिलियन डॉलर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, चाबार पोर्ट जो ईरान में है, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट प्लस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका 3% वर्ल्ड का ट्रेड जाने वाला है आने वाले टाइम में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। उसके ऊपर असर पड़ सकता है। और यह भी सच्चाई है, इजराइल भारत को हथियार देता है, इजराइल के साथ भारत के काफ़ी हद तक डिफेंस है। तो भारत के लिए तो ये लड़ाई अच्छी नहीं है। भारत चाहेगा ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं, हाँ। ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। किसी जमाने में ईरान से हम 28% ऑयल भी लेते थे, वो तो काट सा लगा दिया था जो अमेरिका ने, जब वो JCPO से निकला था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जब भी ऐसा कोई अटैक होता है और जब भी दो मुल्कों के बीच में टेंशन होती है, अब ये तो फुल फ्लेजेड वॉर है मेरे ख्याल से सर, इसको मान लिया जाए ना, ये फुल फ्लेजेड वॉर है, इट्स नॉट एन ऑपरेशन ना। हाँ, ये देखिए रूबिका जी, ये आप मान के 2023 से ये चल रहा है, 2023 अक्टूबर से चल रहा है, हम 2025 में आ चुके हैं। देखिए जो वेस्ट एशिया की परिस्थिति है, इसी बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, $6 बिलियन का एक करके सऊदी अरेबिया से चले जाते हैं। अब्राहम अकॉर्ड टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे व्यूअर्स दीज आर रॉन्ग, यू नो, ये हमारा अपना ये सोच है कि वर्ल्ड वॉर वहाँ से शुरू हो जाएगा। ना तो ईरान के पास इतनी क्षमता है, ना तो इजराइल करने देगा। केवल उसका क्या डिमांड है कि आप ये छोड़ दीजिए, जो हूती हमास छोड़ दीजिए और आप न्यूक्लियर हथियार बनाइए, यही है ना उसका। तो ये कौन सा आपका खराब डिमांड है? नहीं, आप तो ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है ना, जैसे भारत का पाकिस्तान को कहना है कि तुम लोग छोड़ दो ना आतंकवाद का साथ। हाँ, तो आप छोड़ दीजिए। तो पाकिस्तान छोड़ देगा क्या आतंक? तो फिर इजराइल भी नहीं छोड़ेगा, इजराइल भी नहीं छोड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। मज़ारों पर पहुंच रहे हैं, उनकी लाशों पर जा जाके, और वो रुक कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा अपनी मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मसल है नहीं। रूबिका जी, ये जो चीजें हैं ऐसे ही चलती है दुनिया, और 21वीं सदी की दुनिया ऐसे ही चलेगी। और आप देखेंगे 10 साल और चलने दीजिए, क्योंकि इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे ही होता है। इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान भी एक दावेदार था, वो तो खत्म हो गया। हाँ, ये आप मान लीजिए। एक सेकंड खत्म करूं सर। तो वो जो इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है, रशिया निकल गया। रशिया को कोई नहीं मान रहा था, इंडिया को नहीं मारने के लिए तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानने के लिए तैयार है कि आप एक वर्ल्ड पावर की तरह निकलेंगे। मगर वो कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। तो ये जो जद्दोजहद है, ये 10 साल 5 साल और चलेगी। आपका इकोनॉमिक मिलिट्री स्ट्रेंथ निकलेगा और एक वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, जो कि मेरे पास आखिरी 20-30 सेकंड्स हैं। इसीलिए जनरल सिवाज, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसको अगर तुलनात्मक तौर पर, क्योंकि भाई ये तो वॉर ही है, देखा जाए तो हिंदुस्तान ने तो बहुत समझदारी से काम लिया सर।
हमने अपना काम किया, पैक किया बस्ता, और अभी भी कह रहे ऑपरेशन जारी है, कभी भी कोई भी खबर आ सकती है, पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे। मैं कहता हूं इतना अच्छा ऑपरेशन वर्ल्ड के अंदर किसी देश ने नहीं किया। हमारा जो मुद्दा था उसको हमने किया, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, और हमने और कुछ नहीं करना था। मगर पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उसने टारगेट करने की कोशिश की, हमने उसकी 11 एयरफील्ड को बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसके बाद हमने लड़ाई बंद कर दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तो डूबा हुआ देश है, हमें इकोनॉमी बढ़ना है। हम जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमने 3rd बनना है। इस लड़ाई के चक्कर में तो आपका जो इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट होगा। मुझे लगता है भारत से ज्यादा सोच विचार करने वाला देश है ही नहीं। बहुत ही इकोनॉमी पर नहीं इफेक्ट वगैरह करता है क्या? इजराइल की इकोनॉमी बढ़ेगी, उसके आपके आयरन ड्रोम हाँ? पूरे यूरोप में मांग रहे हैं। बिल्कुल, आप ये मान के, इजराइल की इकोनॉमी है क्या चीज? हाँ। आप ये मान के चलिए ना कि उसके पास ऑयल तो है नहीं, उसके पास क्या है? यही सब वेपन्स वगैरह है, पूरे विश्व में उसके अंदर टेक्नोलॉजी है जो मांग रहे हैं, पूरा यूरोप मांग रहा है। लेकिन ये बात तो है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की तरफ भी लोगों की नजरें इस तरफ आई है कि भाई इनके यहाँ भी जो इंडिजिनियस वेपन्स वगैरह बन रहे हैं, ब्रह्मोस को लेकर देखिए, आकाश को लेकर देखिए, किस तरीके की डिमांड शुरू हो